कैरेक्टर लिस्ट है टेल ऑफ द टू सिटीज, चार्ल्स डार्ने, a French aristocrat by birth. Darnay chooses to live in England because he cannot bear to be associated with the cruel injustices of French social system. Darnay displays great virtue in his rejection of the snobbish and cruel values of his uncle, the Marquis Evermont. फ्रेंच एरिस्टोक्रेट है बाय बर्थ, और डार्ने क्या करता है कि वो चूज करता है टू लिव इन इंग्लैंड, कि वो इंग्लैंड में रहे बिकॉज ही कैन नॉट बेयर टू बी एसोसिएटेड विद क्रूअल जस्टिस ऑफ फ्रेंच सोशल सिस्टम। वो जो क्रूअल इनजस्टिस होते हैं फ्रेंच सोशल सिस्टम के, एक्चुअली वो नहीं बर्दाश्त कर सकता कि मैं इस सोशल इनजस्टिस का हिस्सा बनूं। तो इस वजह से वो क्या करता है कि वो पेरिस को छोड़ के कहाँ शिफ्ट हो जाता है, वो लंदन में शिफ्ट हो जाता है, इंग्लैंड में शिफ्ट हो जाता है। डार्ने डिस्प्लेस हिज ग्रेट वैल्यू इन रिजेक्शन ऑफ द स्नोबिश एंड क्रूअल वैल्यूज ऑफ हिज अंकल द मार्कस एवरमॉन्ट। और वो जो है डार्ने डिस्प्लेस करता है, डिस्प्ले करता है सॉरी, ग्रेट वर्च्यू इन रिजेक्शन ऑफ द, वो जो क्रूअल वैल्यूज होती हैं उसका अंकल जो होता है मार्कस एवरमॉन्ट, वो एक्चुअली उसकी तमाम स्नोबिश और क्रूअल वैल्यूज को रिजेक्ट कर देता है। He exhibits an admirable honesty in his decision to reveal to Dr. Manette his true identity as a member of the famous Evermont family. और वो जो है एक admirable honesty जो है वो exhibit करता है जब वो in his decision to reveal Dr. Manette his true identity, जब वो ये decide करता है, वो actually जब पेरिस आता है ना, तो डॉक्टर मैनेट को वो ये बता के आता है कि मैं चार्ल्स डार्ने नहीं हूँ बल्कि मैं चार्ल्स एवरमॉन्ट हूँ। तो वो जो है उसको अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता देता है इन फेमस एवरमॉन्ट फैमिली के, वो जो है एवरमॉन्ट फैमिली से ताल्लुक रखता है। जैसे ही डॉक्टर मैनेट ये बात सुनता है ना कि चार्ल्स डार्ने एवरमॉन्ट फैमिली से ताल्लुक रखता है, तो डॉक्टर मैनेट ये बात बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो दोबारा से पागल हो जाता है। So too does he prove his courage in his decision to return to Paris at great personal risk to save the imprisoned Gabelle। और जो है वो जो है सिर्फ अपने जो गैबेल है उसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, तो वो एक्चुअली एक बहुत बड़ा रिस्क जो है वो लेता है ताकि वो गैबेल को बचा सके। सिडनी कार्टन जो है वो एक इंसोलेंट, इंडिफरेंट एंड अल्कोहलिक अटर्नी है who works with Stryver. Carton has no real respects in life and does not seem to be pursuit of any। यानी कि उसने बस ऐशो इशरत में शराब पी के नशा करके इस तरह से अपनी जिंदगी गुजारी है। He does however love Lucy and his feelings for her eventually transform him into a man of profound man। कहीं वो लूसी से मोहब्बत कर बैठता है और लूसी की खातिर वो अपने आप को काफी हद तक चेंज भी कर लेता है। At first the polar opposite of Darnay, in the end Carton morally surpasses the man to whom he bears a striking physical resemblance। और at first हालांकि वो डार्ने से अगर आदतों में देखा जाए, बिहेवियर में देखा जाए, मैनर्स में देखा जाए, पर्सनैलिटी में देखा जाए, तो सिडनी कार्टन कहीं से भी जो डार्ने हैं उसकी पर्सनैलिटी से कोसों दूर था। लेकिन एट द एंड जो है जो मोरली एक जीत होती है वो सिडनी कार्टन की होती है। डॉक्टर मैनेट को देखते हैं। डॉक्टर मैनेट जो है सेम आपको बता चुकी हूँ कि लूसी का बाप है, ब्रिलियंट फिजिशियन डॉक्टर है, और उसने 18 साल बेस्टील की जेल में गुजारे हैं। स्टार्ट में नॉवल के मैनेट जो है वो कुछ भी नहीं करता बल्कि वो सिर्फ शू मेकिंग करता है, एक हॉबी जो कि वो अपने आप को, वो जो टॉर्चर्स हो रहे होते हैं ऑफ प्रिजन, उससे बचाने के लिए अपने आप को अडॉप्ट करता है। एज ही ओवरकम हिज पास्ट एज अ प्रिजनर, however he proves to be a kind loving father who prizes his daughter's happiness above all things। अब वो एट द एंड जब उसको ये पता चलता है कि भाई उसका जो दामाद है वो भी उसी फैमिली से ताल्लुक रखता है जिससे उसको शदीद नफरत थी, लेकिन डॉक्टर मैनेट इज द वन हु हैज द एक्सेप्टेंस लेवल। एक्चुअली वी हैव नॉट द एक्सेप्टेंस लेवल। हम किसी की नफरत में इस हद तक आगे चले जाते हैं कि हमारे अंदर एक्सेप्टेंस लेवल होता ही नहीं है। डॉक्टर मैनेट जो कि इंतहा की नफरत करता था उस एवरमॉन्ट फैमिली से, लेकिन वो अपनी बेटी की खुशी की खातिर जो है वो सेक्रीफाइस करता है और वो जो है अपने दामाद को एज एवरमॉन्ट फैमिली भी एक्सेप्ट करता है। सेम इज द केस विद द सिडनी कार्टन। ही इज ऑल्सो वन ऑफ दोज पर्सन जिनके अंदर एक्सेप्टेंस लेवल होता है, जिनके अंदर कुर्बानी का जज्बा होता है।
तो अगर इस पूरे स्टोरी के अंदर देखा जाए तो दो मेन लोग थे जिनके अंदर कुर्बानी का जज्बा था और जिनके अंदर विल एंड विश थी, वो मैनेट था, डॉक्टर मैनेट, और दूसरा सिडनी कार्टर। तो अब लूसी मैनेट जो है वो इसी डॉक्टर की बेटी थी जो कि इंग्लैंड में बड़ी पली बड़ी है, टेल्सन बैंक की वार्ड यानी कि अंडर टेल्सन बैंक जो है ये इसकी जो है ग्रू अप होती है। और बिकॉज हर पेरेंट्स वर एज्यूम डेड, क्योंकि ये सोच समझा जाता है कि शायद ये बच्ची जो है वो कोई ऑर्फन है और इसके पेरेंट्स मर चुके हैं। डिकेंस डिपिक्ट्स लूसी एज एन आर्केटाइप ऑफ कंपैशन, मोहब्बत, रहम दिली, जहाँ पे एक तरफ किसी भी इलाके के अंदर नफरतें फैली होती हैं, बहुत चंद एक लोग होते हैं जो कि मोहब्बतें फैला रहे होते हैं, बहुत कम लोग होते हैं जो अब्दुल सत्तार ईदी बनते हैं, right? So that is the slogan of the compassion. Her love has the power to bind her family together. The text often refers to her as golden thread. Furthermore, her love has the power to transform those around her. It enables her father to be recalled to life, and it sparks Sydney Carton development from a jackal into a hero. Monsieur Defarge, a wine shop owner and revolutionary in a poor Saint Antoine section of Paris. Monsieur Defarge formerly worked as a servant for Dr. Manet. Defarge proves an intelligent and committed revolutionary, a natural leader. Although he remains dedicated to bringing about a better society at any cost, cause he does demonstrate a kindness toward Manet. His wife, Madame Defarge, views this consideration for Manet as a weakness. Madame Defarge देखते हैं, a cruel revolutionary whose hatred of the aristocracy fuels her tireless crusade. क्रूसेड कहते हैं किलिंग्स को, ठीक है, क्रूसेड कहते हैं मतलब ईसाइयत की खातिर जंग करने को, क्रूसेड कहते हैं अपने एम्स की खातिर जो है कुर्बानी देने को। तो वो क्रूसेड यानी कि वो सलीबी जंगें, आपको याद होगा, उनको भी क्रूसेड्स कहा जाता है, यानी कि ईसाइयत के नाम पे बहुत सारे लोगों को किल किया गया, या मजहब की जो बुलंदी के लिए बहुत सारे लोगों को जो किल किया गया उसको क्रूसेड्स कहते हैं, जिसको सलीबी जंगे भी कहा जाता है। ये द क्रूअल रिवोल्यूशनरी हु हेटेड ऑफ एरिस्टोक्रेसी, उसका हेट्रेड जो था एरिस्टोक्रेसी का, वो उसकी टायरलेस क्रूसेड। Madame Defarge spends a good deal of the novel knitting a register of everyone who must die for the revolutionary cause. Unlike her husband, she proves unrelentingly bloodthirsty and her lust for revenge knows no bound. और वो जो है unlike her husband, वो जो है unrelentingly bloodthirsty, वो प्रूव करती है कि वो unrelentingly bloodthirsty है और her lust for vengeance knows no bound. Jarvis Lorry, an elderly businessman who works for Tellson's Bank. Mr. Lorry is very business-oriented bachelor with a strong moral sense and a good, honest heart. He proves trustworthy and loyal, and Dr. Manet and Lucy come to value him as a personal friend. Jerry Cruncher, an odd job man for Tellson's Bank. Cruncher is gruff, short-tempered, superstitious, and uneducated. He supplements his income by work as a resurrection man, one who takes up dead bodies and sells them to scientists. उसके बाद मिस प्रोज है, ये वो सर्वेंट थी जो कि रेस करती है लूसी को. मिस प्रोज इज brusque, tough, and fiercely loyal to her mistress because she personifies order and loyalty. क्योंकि वो personify किसको करती है? order और loyalty. मतलब वो हद से ज़्यादा, जहाँ पे एक तरफ जो है लेबर क्लास जो है वो अपने मास्टर्स के खिलाफ जहाद कर रहे थे, तो दूसरी तरफ मिस प्रोज जो है वो एक ऐसी पर्सनालिटी थी जो कि अपने जो उनके उसके जो मास्टर्स थे वो उनकी तरफ टू मच लॉयल थी, यानी कि देयर आर दोनों तरफ से एक एक्सट्रीम दिखाई गई. She provides the perfect foil to Madame Defarge. अब ये एक मैंने आपको बताया था ना फॉयल कैरेक्टर होता है, तो मैडम डिफार्जे जो कि एक तरफ इतना हेटेड था कि वो किसी भी एवरमॉन्ट फैमिली को या लैंड ओनर फैमिली के किसी भी शख्स को वो बर्दाश्त नहीं करती थी, तो दूसरी तरफ मिस प्रोज का कैरेक्टर था जो कि फॉयल कैरेक्टर था, हु एपिटोमाइजेस द वायलेंट क्योस ऑफ द रेवोल्यूशन, जिसने एपिटोमाइज किया उस वायलेंट क्योस ऑफ रेवोल्यूशन को. मार्कस एवरमॉन्ट, Charles Darnay's uncle. The Marquis of Aumont is a French aristocrat who embodies an inhumanly cruel caste system. एक inhuman caste system को वो
जो है वो एम्बडी करता है, सिंबलाइज करता है. ही शोज एब्सोल्युटली नो रिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ एंड विशेस दैट द पीजेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वुड बी एक्सटर्मिनेटेड. और वो विश करता है कि ये जो पीजेंट्स ऑफ द वर्ल्ड है इनको एक्सटर्मिनेट कर देना चाहिए. बाज़ औक़ात हम गरीब तबके से इस हद तक नफरत कर बैठते हैं, इस हद तक नफरत कर बैठते हैं कि उनका जो बच्चा भी आता है ना, हम उससे इतनी हिकारत से देखते हैं. वी नेवर बॉदर कि वो बच्चा मट्टी में खेलता है, उसकी माँ के पास वक्त नहीं है उस बच्चे के कपड़े बदलने का, या शायद हो सकता है उसके पास, उस गंदे से बच्चे के पास कपड़े हो ही ना. और बेटा हम जो रिएक्ट करते हैं ना इन गरीब बच्चों के साथ इतने बुरे तरीके से, दैट लीड्स टू द हेट्रेड, दैट लीड्स टू द हेट्रेड. मुझे परसों मेरी बेटी खेल रही थी मेरी मेड की बेटी के साथ, दोनों की एजेस बराबर हैं पर दोनों इकट्ठे खेल रहे हैं. तो कहीं बाहर से एक और मतलब बच्चे आए और देवर, मतलब हमारी कम्युनिटी के बच्चे, अमीर फैमिली के एरिस्टोक्रेट्स. और दे सेड टू माय, मेरे बच्चों को उन्होंने कहा कि बेटा आप कि आपने इन बच्चों के साथ नहीं खेलना, सर्वेंट्स के साथ नहीं खेलना, बिकॉज इसकी वजह से आपको कोरोना हो जाएगा. एंड आई वॉज जस्ट शॉक्ड, आई वॉज जस्ट शॉक्ड. मेरे बच्चों ने आके मुझे बताया कि मामा अगर हम इन बच्चों के साथ खेलेंगे तो हमें कोरोना हो जाएगा, हम गंदे हो जाएंगे. मैंने कहा नहीं, बिल्कुल भी गंदे नहीं होंगे. तो बेटा अगर हमारे सर्वेंट्स जो हैं, अगर उनके बच्चों के पास अच्छे कपड़े नहीं हैं तो क्या हम उनको अच्छे कपड़े भी नहीं लेके दे सकते? अगर वो गंदे रहते हैं तो क्या हम अपने कैरेक्टर से, अपने अच्छे इखलाक से, अपनी बातों से उनको एजुकेट नहीं कर सकते कि आपको साफ सुथरा भी रहना है? और मेरे ख्याल है इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, एक दो दफ़ा बच्चे को प्यार से कहें, उससे दोस्ती कर लें, देखें वो बच्चा कैसे बात नहीं मानता. लेकिन एक बिल्कुल ही अजीब सी स्टेटमेंट दे देना कि कोरोना हो जाएगा और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता, लिटरली कुछ भी नहीं होता. तो देन मैंने अपने बच्चों को कहा कि बेटा ये जो लोग होते हैं ना इनसे दुआएं लेते होते हैं, आपने ऐसी कोई भी बात इन बच्चों के सामने नहीं करनी. और मैं हैरान होती हूँ, ये छोटे छोटे बच्चे जब हमारे मुंह से ऐसी बातें सुनते होंगे कितना हेट करते होंगे ये हमसे, कि ये अमीर लोग इतने बुरे होते हैं. तो हम नहीं सोचते कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं इसके. हम अचानक से झटक देते हैं अपनी मेड को, उठाओ अपना बच्चा यहाँ से ले जाओ. दैट लीड्स टू द हेट्रेड. कभी उनसे प्यार करके देखें, उन बच्चों से देखें दोस्ती होती है कि नहीं. तो दैट इज द थिंग कि मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ, अब्दुल सत्तार ईदी की हर कोई तारीफ तो करता है, क्या हम अब्दुल सत्तार ईदी बनने को तैयार हैं जो उन गंदे बच्चों को गले लगा लेता था और उनको बिठा के खाना खिलाता था और उनके कपड़े चेंज करता था, उनको टब्स में नहलाता था? क्या हैं हम ऐसे? तो दैट लीड्स टू द, मतलब एक कंपैशन के, जो कंपैशनेट लोग हैं वो तो बेटा बहुत ही कम रहते हैं. और दैट इज द थिंग कि वो, मतलब वो जो पीजेंट क्लास थी उसको एक्सटर्मिनेट कर देना. मैं आपको सही बताऊं, हम तो इनके बगैर कुछ है ही नहीं. सही बताऊं ना, हम बाकी कुछ नहीं है. अब जैसे मैं कल, मुझसे नहीं चला जा रहा था, मैं नहीं चल सकती थी, मुझे या तो मेरी औलाद ने संभाला या मेरी मेड ने संभाला. ठीक है. तो दैट इज द थिंग कि आज अगर हम कुछ हैं तो अगर उनको हमारी ज़रूरत है तो हमें भी उनकी ज़रूरत है. तो दैट इज द थिंग कि वी नेवर एवर बॉदर कि हम इनके बगैर वाकई कुछ नहीं, हम इनके बगैर वाकई कुछ नहीं. और थोड़ा सा अगर हम उनको जो है एक उसके ऊपर कंपैशन का हाथ रख देंगे. बेटा जिसके अंडर एक सर्वेंट काम करता है और आप उससे दुआएं नहीं ले सके ना, आप अच्छे इंसान नहीं. उसको ये ना कोई, ये लो भाई पकड़ो 500 रुपए 100 रुपए और मेरे लिए दुआ करना, आप उसको मजबूर कर दें कि उसके दिल से दुआ निकल जाए, फिर तो बात है ठीक. लेकिन अगर बच्चों के थ्रू इस तरह की बातें उनके बच्चों तक पहुंचती है तो दैट इज द रॉन्ग. तो मुझे उस वक्त लिटरली मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मेरे बेटे ने कैसी बात करी, मेरी बेटी ने कैसी बात करी. और अपने बच्चों के हाथ में पैसे दें, उनको पॉकेट मनी दें कि जाके इन बच्चों को दो, उन्हें बताएं कि बेटा आपके पास 6 जोड़े हैं, 6 में से 4 भी बहुत अच्छे हैं और बाकी जो रिमेनिंग 2 हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, ये अच्छे वाले जोड़े जाके उनको देख के आओ, ताकि आपके बच्चों को बांटने की आदत है. और ये बांटना सिर्फ उन सर्वेंट्स तक नहीं रहेगा, ये बांटना वो पहले अपने माँ बाप को बांटेंगे, वो पहले अपने बहन भाइयों को बांटेंगे.
दैट इज द थिंग, हम नहीं सोचते कि हम कितना हेट्रेड फैलाते हैं, कितना हेट्रेड, और ये पलट के बेटा हमारी ही तरफ आ रहा है। तो जब भी कभी मुझे ऐसी मेट जिंदगी में मिली ना जो बहुत ज़्यादा इरिटेटेड होती है, फ्रस्ट्रेटेड होती है, मुझे लगता है मेरी वजह से या मेरे जैसे लोगों की वजह से, क्योंकि हम लोगों ने इनको कभी प्यार ही नहीं दिया। अगर हम इनको प्यार देते ना, ये लोग ऐसे ना होते। तो दैट्स वाई हमेशा मैं ऐसे लोगों को इग्नोर करती हूँ, उनको माफ़ कर देती हूँ, बिकॉज मेरे पास तो सब कुछ है, उस बेचारी के पास तो उसने सारी उम्र तानों के अलावा शायद कुछ सुना ही ना। हमारे पास तो फिर ठंडे कमरे हैं, ठंडी आराम से बिस्तर पे सो जाते हैं, अपनी मर्जी से काम करते हैं, किया तो सही, नहीं तो ना सही। हम नहीं सोचते कि हमारे पास अल्लाह की कितनी नेमतें हैं। तो बेटा इन लोगों से ना प्यार किया जाए। उसके बाद मिस्टर स्ट्राइवर है, एन एम्बिशियस लॉयर, स्ट्राइवर ड्रीम्स ऑफ क्लाइंबिंग द सोशल लैडर। Unlike his associate Sydney Carter, Stryver is bombastic, proud and foolish. Stryver जो है एक ambitious लॉयर था, और वो ड्रीम वो चाहता था बस जल्दी से ऊपर। कुछ लोग होते हैं ना उनके ऊपर एक जिसे कहना चाहिए खब्त होता है पैर ऊपर जाने का, जल्दी से सक्सेस मिल जाए, जल्दी से कामयाब हो जाए, तो उसको ये सोशल लैडर यानी कि स्टेटस का बड़ा शौक था। तो अनलाइक हिज एसोसिएट सिडनी कार्टन, वो जो है बड़ा बम्बास्टिक, प्राउड और फुलिश था। John Bursard, like Roger Klein, John Bursard is a British spy who swears the patriotism is only motive. Bursard falsely claims to be a virtuous man of outstanding reputation. Roger Clay, like John Bursard, Roger Clay is a British spy who swears that patriotism alone inspires all of this action. Clay finds honesty, but in fact constantly participates in convincing to me. Gabriel, the man charged with keeping up the Evermont state after the Marcus death, ये वो था जो कि एवरमॉन्ट स्टेट के मार्कस की डेथ के बाद जो है वो जो है इसको गैबिल को चार्ज किया जाता है और उसको इम्प्रिजन कर दिया जाता है, जो रेवोल्यूशनरीज होते हैं, जो बागी होते हैं। और न्यूज ऑफ दिस इंटरमिटेंट प्रॉम डार्ने टू ट्रेवल टू फ्रांस टू सेव है, और जो है वो जो है डार्ने फिर उसकी खातिर जो है फ्रांस चला जाता है। ठीक है, आगे ये इंग्लिश समरी है, इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा। इंग्लिश समरी पढ़नी है, और दूसरा आप लोगों ने जो बियोग्राफी है उसको पढ़ना है। और नेक्स्ट टास्क सुनते हैं हम, आप लोगों ने डिकन्स एज अ नॉवेलिस्ट जो है इसको आपने एक दफ़ा पढ़ना है और इसके आपने पॉइंट्स बनाने हैं। फिर अगर कोई क्वेश्चन हुआ तो मुझसे आप फिर ग्रुप में पूछ लीजिएगा, और फिर इंशाल्लाह सैटरडे को आप लोगों का बी रेडी फॉर द टेस्ट। ठीक है, वो प्राइड एंड प्रेजुडाइज आप पूरा जो है उसको पढ़ेंगे और सैटरडे को आपका टेस्ट होगा। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है? एनीथिंग क्लास? मिस, ये प्रोस वाली बुक के साथ क्या मसला हुआ है? बेकन एसेज बाय आसमा शेख वाली फाइल है ना, तो बेकन एसेज आपने वहां से करने हैं। उसकी रीजन ये है, जो करंट नोट्स हैं उसके अंदर एसेज और उनकी डिस्क्रिप्शन नहीं है, तो एक दफा वो खोल के देख लीजिएगा, उसके अंदर